हेलो, नमस्कार बच्चों आप सभी को। देखो बेटा, पिछली क्लास में हमने मुगल काल के जो संस्थापक थे बाबर, उनके बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हुमायूं और शेर शाह सूरी से संबंधित रहेगा। एक तो मैं आपको बात बताऊं कि बेटा, आप ये सोचते हो कि मैं सामान्य ज्ञान जो है, इनका जो इतिहास भारत का है उसको लेकर साथ में चल रही हूँ, तो उसके पीछे मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप लोग हरियाणा के साथ उसको कनेक्ट कर पाए। कोई भी शासक हुआ हो, वो कहाँ से आया है, किस प्रकार से उसने संघर्ष किया है, कैसे वो हमारे क्षेत्र तक पहुंच पाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़े तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसीलिए ही मैंने ये शुरू किया है। तो देखो बेटा, हुमायूं जो है, बाबर मुगल काल का क्योंकि संस्थापक था, तो बाबर का जो शासन काल है वो 1526 से लेके 1530 तक था। इस दौरान इसने 4 युद्ध लड़े। ठीक है, चारों युद्धों की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि भाई पानी पीकर खाना खाकर चाचा चले घर। ठीक है, अब अगला जो है, इसमें बाबर क्या करता है, अपना जो शासन है वो उसको किसको सौंपता है, हुमायूं को। हुमायूं उसका बेटा है। इसके अलावा बाबर को 3-4 संतानें और थी, हिंदाल, अस्करी और कामरान और गुलबदन बेगम। ठीक है बेटा, तो देखिए, हुमायूं क्योंकि योगी शासक था, उसने सबसे पहली जो लड़ाई थी वो ये हिसार फिरोजा का युद्ध, हिसार फिरोजा का युद्ध, ये 1526 में ही लड़ा गया था। ठीक है, तो इससे प्रसन्न होकर, इसके अलावा ये 12 वर्ष की आयु में ही, जब ये 12 वर्ष का था तो इसे बदख्शा का सूबेदारी भी इसको मिल गई थी। बदख्शा की सूबेदारी या जागीरदार ये बन गया था। ठीक है बेटा, अब अगला देखिए कि इसके जन्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका जन्म कब हुआ। तो इसका जन्म 6 मार्च 1508 को, 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ इसका जन्म। ठीक है, इसका पूरा नाम नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। माता का नाम क्या था, माहम बेगम। क्या नाम था, माहम बेगम। तो जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता का जो शासन था वो अपने भाइयों में भी बांटता है। भाइयों में जो बंटवारा है वो किस प्रकार से करता है, काबुल और कांधार किसको देता है, वो कामरान को। ठीक है बेटा, मेवात क्षेत्र और संभल क्षेत्र, मेवात क्षेत्र जो है वो बंटवारे के समय हिंदाल को देता है। किसे देता है, हिंदाल को। और ये किसे देता है, अस्करी को। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है बदख्शा, ये किसको ये देता है, अपने चचेरे भाई को। बदख्शा का क्योंकि ये वहां का सूबेदार था, बदख्शा। ये किसे देता है, चचेरे भाई को, जिसका नाम क्या है, सुलेमान मिर्जा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बंटवारा कर देता है। और जो दिल्ली का और आगरा का जो क्षेत्र है वो अपने पास रखता है हुमायूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरह से बंटवारा होने के बाद भी जो क्योंकि जो बाबर है 4 साल तक शासन करने के बाद, क्योंकि वो युद्धों में ही लगा रहा, तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो उसने सुदृढ़ वो नहीं कर पाया। ठीक है, उसका जो हर्जाना है कौन भुगतेगा, बेटा। क्योंकि जब मजबूत स्थिति नहीं थी प्रशासन की, तो जो वहाँ की जनता है या जो क्षेत्र उसने जीते थे, उन क्षेत्रों में जो शासक थे वो भी उठ खड़े हुए और विरोध किसका हुआ, हुमायूं का विरोध हो गया। ठीक है, उसको बहुत परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ा। देखिए, चुनौतियां उसको किस किस से मिलती हैं।
देखिए पहले नंबर पर तो इसको जो परेशानी आती है वो है अफगान शासक, अफगान शासक शेर शाह। अफगान शासक भी नहीं कहेंगे इसको, वो उस समय क्योंकि शासक तो नहीं था, ठीक है, ये शासक तो बाद में बनता है। अफगान था शेर शाह सूरी, शेर शाह, ठीक है। इसका जो नाम है वैसे फरीद इसको बोलते हैं, लेकिन शेर को मारने के कारण इसका नाम शेर खां पड़ा, ठीक है। तो इसमें देखिए एक तो अफगान जो ये था शासक नहीं, सैनिक था एक तरह से। इसको ये था कहाँ का बेटा, ये नारनूल में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखिए दूसरा जो था, दूसरा था इसमें बंगाल और बिहार, यहाँ के कुछ क्षेत्रों के जितने भी जो सरदार थे या जो भी छोटे मोटे जो लोग थे, उन्होंने इसका विद्रोह किया। उसके बाद मालवा शासक रुद्रदेव, ये भी इसका इसने विरोध किया या चुनौती दे रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद बहादुर शाह, ठीक है, और महमूद लोदी। फिर ये जो इसके खुद के भाई थे, जो इसने बंटवारा किया था ना, तो वो जो बंटवारा था किस प्रकार से किया, वो उन भाइयों को सही नहीं लगा, तो वो भी विरोध करेंगे, ठीक है। तो इसको अपने भाइयों से भी निरंतर विरोध मिल रहा था, इसके भाई। तो इसकी जो चुनौती थी वो इन सभी से थी। अब क्योंकि प्रशासन व्यवस्था भी सही से नहीं थी, ठीक है, तो देखिए उसके बाद ये क्या करता है, धीरे धीरे यानी कि 1531 में ही अभियान शुरू कर देता है इन क्षेत्रों पर अपना दबदबा कायम करने के लिए। क्या करता है, ये अभियान चलाता है। सबसे पहले कलिंजर का अभियान, ये किस किस के मध्य था, रुद्रदेव और हुमायूं के मध्य। तो इसकी एक वो होता था कि भाई अभियान चलाने का मतलब था कि किलों को चारों तरफ से किले को घेर लेना, रसद सामग्री अंदर नहीं जाएगी, वहां की जो जनता है, शासक है या जो भी अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो बिना रसद सामग्री के क्या होंगे, परेशान होंगे, अव्यवस्था फैलेगी, ठीक है। तो अंत में उस शासक को हार माननी पड़ती थी। इसी तरह से हुमायूं ने जब ये कलिंजर का अभियान किया तो इस किले को घेर लिया, रुद्रदेव के किले को घेर लिया, ठीक है। तो ये यहां पर संधि कर ली उसने, रुद्रदेव ने किसके साथ, हुमायूं के साथ। ये तो विरोध समाप्त हुआ एक जगह का। दूसरा देखिए इसमें दूसरा होता है चुनार का प्रथम अभियान। ये 1531 का अभियान है बेटा, ठीक है, 1531 का चुनार का अभियान। अब चुनार का अभियान में भी इसने क्या किया, चुनार का अभियान किसका था, शेर शाह का। चुनार जो किला था चुनार में, वो शेर शाह का था। उस क्षेत्र को इसने 1532 में चुनार के किले को घेर लिया, ठीक है। अब ये किस किस के मध्य था ये अभियान, शेर शाह या शेर खां और हुमायूं, ठीक है बेटा, इनके मध्य हुआ। यहाँ भी शेरशाह को लगा कि भाई जब किला घेर लिया गया है, रसद सामग्री अंदर नहीं जा रही है, तो एक ही विकल्प हुआ कि उसने हुमायूं से संधि कर ली, ठीक है। अगला इसी तरह से फिर वो चुनार का दूसरा अभियान भी हुआ। संधि करने का मतलब यह है कि उस समय तो संधि कर ली, लेकिन शेरशाह शांत बैठने वाला नहीं था।
तो उसके बाद चुनार का दूसरा अभियान भी होता है, लेकिन बीच में मालवा का अभियान होता है बेटा। मालवा और गुजरात, बहादुर शाह और हुमायूं के मध्य। ठीक है, इस अभियान में बहादुर शाह को क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ता है, तो बहादुर शाह भाग जाता है। वो जो आपने कहानी सुनी होगी ना रानी कर्णावती की, वो इसी से ही संबंधित है। ठीक है, कि हुमायूं को उसने राखी भेजी थी। ठीक है बेटा, तो देखिए 1500, ये मालवा और गुजरात का जो अभियान है ये 1534-35 के आसपास था। ठीक है, अगला जो चुनार का अभियान है वो फिर से शुरू होता है, क्योंकि ये शेर शाह है, शांत नहीं बैठ रहा था, तो चुनार पर फिर से ये अभियान शुरू करता है हुमायूं। चुनार का दूसरा अभियान। तो ये जो दूसरा अभियान है इसका, ये इसमें भी यही होता है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य होता है। ठीक है, तो इनके मध्य ये जो अभियान होता है ये 6 महीने तक इस किले को घेरे रखता है। ठीक है, अंत में शेरशाह को हार माननी पड़ती है और ये जो हुमायूं है कुछ संधि करके यहाँ से निकल लेता है। ठीक है बेटा, अगला आता है इसमें युद्ध। एक युद्ध हुआ था इस दौरान 1532 में। 1532 में ये तो अभियान थे इसके। ठीक है, अब युद्ध होते हैं। युद्ध देखो, युद्ध की हम बात करें तो 4 युद्ध होते हैं इसमें भी। एक है दोहरा का युद्ध, या इसे देवरा का युद्ध भी कहते हैं। देवरा का युद्ध, हालांकि कई जगह पर देवरा का युद्ध अलग अलग शासकों के बीच भी हुआ है, जो आगे है, जैसे पानीपत के कई युद्ध हुए हैं, इसी तरह से देवरा का भी हुआ है। तो यह है दोहराई या दोहरा का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ? ये हुआ आपका महमूद लोदी और हुमायूं के मध्य। इसमें जीत किसकी होती है? हुमायूं जीत जाता है। तो ये सारे अभियानों में भी हुमायूं की को ही जो है विजय मिलती है। और ये जो युद्ध होता है 1532 में, कब हुआ था ये युद्ध? 1532 में। इस युद्ध में भी महमूद लोदी को हराकर हुमायूं जीत जाता है, तो उसका हौसला बढ़ गया। ठीक है, तो लगातार अगला जो युद्ध है ये होता है 1539 में। 1539 में जो युद्ध होता है उसे कहा जाता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, ये बंगाल, ये बिहार के आसपास का क्षेत्र है। चौसा का युद्ध, इस युद्ध को एक अन्य नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि ये कन्नौज नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसको कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं बेटा। कन्नौज का युद्ध। ठीक है, 1539 में हुआ था। इसको चौसा का युद्ध भी कहते हैं और कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, दोनों। अच्छा, ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो मैंने आपको कहा कि चुनार का एक अभियान, ये शांत नहीं बैठा शेरशाह। इसके बाद चुनार का दूसरा अभियान हुआ, फिर इसने सोचा कि भाई संधि कर लेने में फायदा है, फिर देखेंगे बाद में। तो देखो बेटा, दोबारा से ये जो युद्ध होता है वो होता है शेर शाह और हुमायूं के मध्य। ठीक है, तो ये जो चौसा का युद्ध है इसमें शेरशाह जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है। उसके पीछे कुछ कारण थे कि शेरशाह जो है ये हुमायूं की सेना को, यानी कि हुमायूं को 3 महीने तक रोके रखता है वहां, जैसा कि इतिहास में कहा गया है। ठीक है, 3 महीने के बाद वहां पर हो जाती है वर्षा शुरू, और वर्षा शुरू होने के बाद बाढ़ भी आएगी, क्योंकि नदी है आसपास। ठीक है, तो बाढ़ आने के कारण हुमायूं के जो सैनिक थे उनका जो जहां पर वो रह रहे थे वो सारा क्षेत्र पानी में भर जाता है, बहुत से सैनिक मर जाते हैं, और हुमायूं जो है वो बड़ी मुश्किल से नदी में कूदकर अपनी जान बचाता है। तो जब ये नदी में कूदता है तो एक निजाम भिश्ती
भिश्ती होते हैं ना, जो पानी की मश्क लेके और पानी इकट्ठा करते हैं उसमें, उसको बोलते हैं भिश्ती। ठीक है, तो निजाम भिश्ती नाम का जो व्यक्ति था वो हुमायूं की जान बचाता है। ठीक है, हुमायूं वहां से भाग जाता है। कौन से युद्ध में? चौसा के युद्ध में। उसके बाद 1539 के बाद, एक साल के बाद, हुमायूं फिर से अपनी सेना को एकत्रित करके अपने भाइयों का सहयोग लेके वो फिर आता है 1540 में। 1540 में वो है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध। अब ये युद्ध भी किसके मध्य होता है? शेरशाह के मध्य होता है। शेरशाह और हुमायूं। अब इस युद्ध के बाद हुमायूं पूर्ण रूप से हार जाता है और प्रशासन किसके हाथ में आ जाता है? दिल्ली और आगरा का ताज किसके हाथ आता है? शेरशाह के हाथ। और हुमायूं को क्या भारत से ही भाग जाता है ये, यानी कि भारत से निर्वासित हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो है इसने क्या किया कि अपनी जो उसकी इसकी पत्नी थी उसको अमरकोट के शासक थे वीरशाल, उनके यहाँ पर अपनी पत्नी को छोड़ा क्योंकि दोस्ती थी, वहां छोड़कर और ये ईरान चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं पर ही अमरकोट में देखिए 1542 में अकबर का जन्म होता है। ठीक है बेटा, अकबर का यहाँ पर जन्म होता है। फिर हुमायूं कहाँ जाता है? सीधा ईरान चला जाता है। और ईरान में वो किससे मिलता है? वहां के शासक तहमास्प से। तहमास्प, ठीक है। अब ये तहमास्प जो है वो बाबर का दोस्त था। ये उससे मदद मांगता है कि भाई आप यदि मेरी मदद कर दे, हेल्प कर दे, तो मैं जो ये उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो विजिट करके मैं आपको वो क्षेत्र दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इनमें आपस में डील होती है। तहमास्प इसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और इस प्रकार से हुमायूं धीरे धीरे आसपास के सभी क्षेत्रों को जीतता हुआ, और जब उसे वो निरंतर अनेकों क्षेत्रों को जीत रहा था, उसे पता चलता है कि भारत में जो शासन किसका आ गया था? शेरशाह का आ गया था। तो उस शेरशाह की मृत्यु हो गई है। 1554 में इसको पता चलता है। और 1540 से लेकर 54 तक कहाँ रहता है ये ईरान के बाद आसपास के क्षेत्रों को जीतता रहता है। ठीक है बेटा, 1554 में जब इसे पता चलता है कि शेरशाह की मृत्यु हो गई है, तो ये 1555 में ये फिर भारत आता है और यहां पर युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, ये युद्ध जो है 1555 में होता है। ये ध्यान रखना बेटा, मैं सन आपको भी लिखवा दूंगी वैसे तो 1500 ये जो डेट के साथ 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। इस युद्ध में ये सिकंदर सूरी जो है उस समय का शासक था, सिकंदर सूरी, उसको उसकी ये खुद युद्ध करने नहीं आता है, अपने सेनापति को भेजता है। तो इस युद्ध में हुमायूं जो है वो जीत जाता है, सरहिंद के युद्ध में। और एक बार फिर से शासन किसका आ जाता है? मुगलों का। शासन किसका आता है बेटा? मुगलों का शासन आ जाता है। ठीक है, तो देखो इसने जो हुमायूं है इसने 2 बार शासन किया, हिम्मत नहीं हारी, इसने लगातार लगा रहा। भागने के बाद भी वो फिर से वापस आता है। ठीक है, यहां देखिए हुमायूं जो है 1530 से लेकर 1540 तक शासन करता है। ठीक है, इस दौरान 3 युद्ध होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है देवरा या दोहरा का युद्ध। दोहरा का युद्ध किस किस के मध्य होता है? महमूद लोदी और हुमायूं के मध्य। कब होता है? यह है 1500
32 में। ठीक है, इसकी जो एग्जैक्ट डेट जो है वो इस पहले में तो नहीं है। दूसरी देखिए, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो कि 26 जून 1539 को हुआ। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ? शेरशाह और हुमायूं के मध्य। अगला हुआ बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, तो ये जो बिलग्राम का युद्ध था ये 1540 में हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट जो डेट के हिसाब से अगर हम देखें तो 17 मई 1540 को हुआ था। ठीक है बेटा, और ये है सरहिंद। ये जो सरहिंद है ये कहाँ पर है? पंजाब में है बेटा, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध है, ये हुआ था 1555 में, 22 जून 1555। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी होगी। और किन किन के मध्य हुआ? तो ये दोनों तो शेरशाह और हुमायूं के ही मध्य हुए थे। ठीक है, ये जो वो लोदी वंश का शासक समझ लो, लोदी वंश से संबंधित समझ लो, ये जो लोदी था महमूद लोदी, उसके मध्य हुआ था। ये सरहिंद का सिकंदर सूरी के जो सेनापति था उसके मध्य हुआ था, और हुमायूं के। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 युद्ध लड़े इसने। ठीक है, अगला देखिए कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। 1555 में जब ये दिल्ली का शासक बना तो इसने कुछ एक काम करा रखे थे अपने 10 साल के जो इसका पहले विस्तार हुआ था उस दौरान इसने काम कराया था कि दिल्ली में एक पुस्तकालय बनवाया था। दीन पनाह नाम का। ठीक है, तो इस पुस्तकालय की सीढ़ियों पर जब वो पढ़ रहा था तो इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया। ठीक है, और वो मर गया। ठीक है, सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। अब ऐसा शासक का नाम बताओ जो सीढ़ियों से फिसल कर मर गया, तो आप क्या बता सकते हैं? ठीक है, इसके अलावा एक इतिहासकार है लेन पूल, ये ध्यान रखना बेटा, लेन पूल। लेन पूल ने क्या कहा था कि एक ये जो मुगल काल का ऐसा शासक था जिसका पूरा जीवन लुढ़कते हुए ही बीता और अंत में वो लुढ़क कर ही मर गया। ऐसी स्टेटमेंट इसकी लेन पूल की थी। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए इसने कुछ जो कार्य कराए थे उनमें है ये देखिए, इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में है। ठीक है, वास्तुकार का नाम क्या है? इस मकबरे के वास्तुकार का नाम तो ये है मिराक मिर्जा, सिराक मिर्जा, मिराक मिर्जा, मिराक मिर्जा घियास। ठीक है, एक पुस्तक भी इसके ऊपर लिखी गई है, पुस्तक का नाम है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। अब ये जो पुस्तक है हुमायूं नामा, ये लिखी हुई किसकी है? गुलबदन बेगम की। गुलबदन बेगम बहन थी इसकी। ठीक है, लेकिन ये किसके आग्रह पर लिखी गई है? ये पूछा जाए तो किसके आग्रह पर? अकबर के आग्रह पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं के बारे में लिखा। ठीक है, अगला जो है ये है उच्च मेहराब और दोहरे गुंबद, दोहरे गुंबद और उच्च मेहराब, इसकी अवधारणा किसने पेश की? सबसे पहले हुमायूं ने पेश की। ठीक है बेटा, अगला इसमें है कि
इसके शासनकाल में कुछ चित्रकार भी थे, क्योंकि ये चित्रकला का प्रेमी था। एक का नाम था अब्दुल समद और मीर सैयद अली। इसके दरबार में दो चित्रकार थे, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ तक हो गया, ये हुमायूं से संबंधित। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि शेरशाह के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसी काल में यानी 1530 ये 1540 से लेकर और 54-55 तक काल रहा था शेरशाह का। ठीक है, तो थोड़ा शेरशाह के बारे में जान लेते हैं। हमारे कवियों ने कहा है कि रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास तय जड़मती हो तो सुजान। कि जो रस्सी है वो बार बार जब पत्थर से रगड़क लेती है तो क्या होता है, एक निशान छोड़ जाती है। इसी तरह से बेटा यदि अभ्यास करते रहोगे तो अभ्यास जो है वो आपको जड़मती हो तो सुजान, कितना भी आपको नहीं आता हो वो चीज़, लेकिन यदि आप निरंतर प्रयास करते रहे, अभ्यास करते रहे, तो आप सुजान यानी कि उस सुज्ञानी हो जाओगे, उस जो भी मैटर है उसको अच्छे से समझने लगोगे। ठीक है, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो देखो जान लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। ये जो शेरशाह सूरी है, मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, नारनौल में। कहाँ हुआ था बेटा, नारनौल में। और जन्म शेरशाह सूरी के दादा थे इब्राहिम सूरी। ये आए थे बहलोल लोदी के समय में। किसके समय में आए थे बेटा, बहलोल लोदी के समय में आए थे भारत में। ठीक है, तो इब्राहिम सूरी जो थे वो उन्होंने हिसार के जो जमींदार थे जमाल खां, उनके यहाँ पर नौकरी की। और सबसे पहले क्या किया इब्राहिम सूरी ने, हिसार के जमींदार के यहाँ पर नौकरी की। जमींदार का नाम क्या था, जमाल खान। ठीक है, तो ये जो जमाल खां है, इसने कार्य क्योंकि इसने अच्छा किया था, तो क्या किया कि नारनौल का जो परगना है, नारनौल का जो क्षेत्र है वो उसको दे दिया। किसको, इब्राहिम सूरी को, कि भाई आप इस क्षेत्र पर अपना जो भी लगान होता है या जो भी व्यवस्था है वो बनाइए, और यहाँ से जो आय प्राप्त होती है वो उससे आप अपना काम चलाइए। ठीक है, तो इसी का पुत्र था, इब्राहिम सूरी का पुत्र हसन खां। ये भी योग्य व्यक्ति था। ठीक है, तो हसन खां भी जो है बहलोल लोदी के ही दरबार में काम करने लगा, दरबारी के यहाँ। ठीक है, यहाँ पर ये काम करने लगा। अब वो जो दरबारी था उसने जो क्षेत्र है शाहाबाद, दरबारी कौन था, उमर खां। ये कौन है, जमाल खां, उमर खां। ठीक है, तो इसने क्या किया कि हसन खां को कौन सा क्षेत्र दिया, शाहाबाद, हरियाणा में ही है। ठीक है, हसन खां को शाहाबाद का क्षेत्र दे दिया। इसको परगना बोलते थे बेटा, जैसे नारनौल परगना, शाहाबाद परगना, इस तरीके से। तो शाहाबाद परगना इसको दे दिया कि भाई आप इस क्षेत्र पर अपना आय प्राप्त करें। ठीक है, अगला जो है इसमें कि
ये जो इब्राहिम सूरी है, इब्राहिम सूरी की मृत्यु हो जाती है इसी दौरान। ठीक है, क्योंकि इसके पास कौन सा क्षेत्र था, जमाल खान ने कौन सा क्षेत्र दिया था, नारनौल का क्षेत्र। अब इब्राहिम सूरी की क्योंकि मृत्यु हो जाती है, तो वो इब्राहिम सूरी वाला जो नारनौल क्षेत्र है वो किसके कब्जे में आ जाता है, हसन खां के कब्जे में। ठीक है, तो इब्राहिम सूरी की मृत्यु के बाद जो नारनौल का जो क्षेत्र है वो भी हसन खां के उसमें कंट्रोल में आता है। यहीं पर किसका जन्म होता है, शेरशाह सूरी का जन्म होता है, शेरशाह सूरी का जन्म नारनौल में होता है। ठीक है, बचपन का नाम इसका क्या था, बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था बेटा, फरीद। अब ये किस तरह से शासक बना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि शेरशाह कैसे शासक बना। ठीक है, इसने कौन कौन से युद्ध लड़े ये भी मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से युद्ध इसने लड़े थे बेटा, एक तो चौसा का युद्ध था और एक बिलग्राम का युद्ध था। ठीक है, चौसा और बिलग्राम का युद्ध, और उसके बाद ये क्या बन जाता है, दिल्ली का शासक बन जाता है और शेर शाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, आगे देखिए इसके अंदर कि ये जब ये दिल्ली का शासक बनता है तो अपने दादा का वो बनाता है ये मकबरा। दिल्ली का शासक बनने पर इब्राहिम सूरी का मकबरा बनवाता है। ये मकबरा कहां पर है, नारनौल में है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां है बेटा, नारनौल में है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए कि इसकी शासन व्यवस्था कितनी अच्छी थी। ये शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने जो प्रशासन है उसको 4 भागों में बांट देता है। कौन कौन से भाग थे, बाबर ने भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन वो क्योंकि उस कम समय का उसका शासनकाल था इसलिए व्यवस्था ठीक से वो नहीं कर पाया। तो उस समय में इससे पहले किसी भी मुगल शासक ने, 2 आए थे, दोनों ने ही उसको जो हरियाणा की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन क्योंकि ये तो पैदा ही हरियाणा में हुआ तो इसने हरियाणा पर विशेष ध्यान भी दिया। ठीक है, इसने देखिए इसने शासन व्यवस्था के अंतर्गत 4 भागों में बांट दिया, 4 सरकारों में, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, हिसार सरकार, मेवात सरकार, सरहिंद सरकार। ठीक है, इस तरीके से इसने इसको बांट दिया, दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद। और प्रत्येक जो सरकार थी उसमें 2-2 अधिकारी नियुक्त किए गए। वो देख लीजिए एक बार, इन सभी में 2 अधिकारी नियुक्त किए गए। एक तो होता था ये शिकदर, मुख्य शिकदार। 2 अधिकारियों में देखो, मुख्य शिकदार, एक होता था शिकदार शिकदारान। ठीक है, एक होता था मुख्य मुंसिफ, मुख्य मुंसिफ और मुंसिफ मुंसिफान, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे होता था। इसमें देखो परगनों, ये जो दिल्ली सरकार थी, परगनों में इसको बांटा गया। दिल्ली सरकार है, हिसार सरकार है, मेवात है, सरहिंद है, इनको अलग अलग किसमें बांटा गया, परगना।
ठीक है, पहले सरकार या सूबा, फिर उससे परगना, और परगना से गांव, ग्राम, ठीक है, इस तरीके से ये बटा होता था क्षेत्र। तो देखिए जो परगनों में जो व्यवस्था होती थी उसकी व्यवस्था करता था, परगने की व्यवस्था कौन करता था? मुख्य सिकदार करता था। अब ये मुख्य सिकदार कौन होता था? इसके पास एक सैन्य टुकड़ी होती थी और ये जो फौजदारी जितनी भी व्यवस्था है यानी सुरक्षा की व्यवस्था है वो सारी ये करता था। ठीक है, इसी तरह से जो मुख्य मुंसिफ है ये एक तरह का न्याय अधिकारी था। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें कि परगनों में बंटने की जो इसकी व्यवस्था थी, शिकदार को परगनों में बांटा गया, जो मुख्य मुंसिफ था वो वित्त लगान संबंधी व्यवस्थाएं करता था। ठीक है, वित्त और लगान संबंधी व्यवस्थाएं करता था, न्याय का क्षेत्र भी इसी के हाथ में था। इसके अलावा जो ग्राम है वो सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई। तो ये जो मुख्य सिकदार, शिकदार एक शिकदारान, मुख्य मुंसिफ, ये जो वित्त लगान से संबंधित था, ये सुरक्षा से संबंधित था। तो इस तरह से सरकार और परगना दोनों पर ही अपना नियंत्रण रखते थे। ठीक है, इसके अलावा जो ये ग्राम है इसमें सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और इसका जो मुखिया होता था जिसे हम कहते हैं ना आजकल सरपंच, तो वो होता था मुकद्दम। ये होता था पंचायत मुकद्दम। ठीक है, ये गांव के जो व्यवस्था थी उसको बनाता था। इसके अलावा होता था पटवारी, जिसकी व्यवस्था में और कौन होता था बेटा? पटवारी। तो ये जो पटवारी है ये जमीन की देखरेख संबंधी सारे लगान वगान के सारे काम ये संभालता था। ठीक है, और जो सरकार है उसमें केंद्रीय अधिकारी भी होते थे, केंद्रीय अधिकारी भी होते थे। ठीक है, तो ये इसकी शेरशाह की ये व्यवस्था थी। अच्छा, अब इसकी डेथ कैसे हुई, कैसे मरा? ये 17 मई 1554 को ये कलिंजर का अभियान इसने चलाया हुआ था। कलिंजर में उस दौरान बारूदी सुरंग फटने से, बारूदी सुरंग फटने से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा, तो इस तरह से शेरशाह सूरी का और इसका चैप्टर आपका ये यहाँ समाप्त हो गया है। अगला आपका अकबर से संबंधित आएगा। ठीक है, तो कोई भी ये बेटा कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द समाप्त हो। ठीक है, मुझे भी पता है कि आपका जो सिलेबस है इस तरीके से थोड़ा सा डिले हो रहा है, आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं कनेक्ट करके नहीं चलूंगी चीज़ों को तो आपके लिए भी रट्टे नहीं मारने, किसी भी चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, तो कनेक्ट करते हुए चलिए। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।